everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 6, chapter 6, Geography, Major Landforms of the Earth. पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों से संबंधित इस चैप्टर का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सबसे पहले हम पृथ्वी के स्थल रूपों को इस एक ही पिक्चर में देख लेते हैं। ये हैं वो विभिन्न स्थल रूप जिनको हम जनरली जानते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का एक स्थल रूप है। माउंटेन की जो श्रृंखला होती है वो माउंटेन रेंज ये है एक। फिर उसके बाद बैसिन है, उसके बाद हिल्स है, उसके बाद प्लेट्यूज़ है, पठार है, फिर ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां हैं, मैदान है, प्लेन है, झीलें हैं, रिवर्स हैं, नदियां हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये स्ट्रेट यानी जल संधिज है, आइलैंड हैं या द्वीप समूह हैं। उसके बाद ये जो देखिए स्थल संधिज थमस हैं, पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप होता है, डिस्ट्रीब्यूटीज यानी वितरिकाएँ ये होती है, और ये जो है डेल्टा का क्षेत्र है। तो ये विभिन्न प्रकार के पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है। पृथ्वी पर यही प्रमुख स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। इनमें से प्रमुख स्थलाकृतियाँ जो कि विश्व के ज़्यादातर क्षेत्र में पाई जाती है, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हमारी अर्थ का सरफेस या स्थल रूप जो है हर जगह एक जैसा नहीं है। द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। और अर्थ पर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलती है, पाई जाती है, जो कि अभी हमने पिछले ही स्लाइड में पिक्चर में देखी है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। लिथोस्फीयर या स्थल मंडल का कुछ भाग जो है ऊंचा नीचा हो सकता है, कुछ भाग प्लेन हो सकता है। दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। अब पृथ्वी पर जितनी भी तरह की विभिन्न स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है, मेनली ये दो प्रकार की गतिविधियों या क्रियाविधियों की वजह से इनका निर्माण होता है। तो पृथ्वी पर विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करने वाली दो प्रक्रियाएं हैं। पहली इंटरनल प्रोसेस, दूसरी एक्सटर्नल यानी आंतरिक प्रक्रियाएं और बाह्य प्रक्रिया या बाह्य गतिविधियाँ। ठीक है, पृथ्वी के अंदर की जो गतिविधियाँ हैं उन्हें इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। जो पृथ्वी के बाहर जो कुछ भी होता है वो बाहरी प्रोसेस या गतिविधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक प्रक्रियाओं की, आंतरिक इंटरनल प्रोसेसेस की। इंटरनल प्रोसेसेस मीन्स विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। अर्थ के अंदर लगातार एक मूवमेंट, एक गति जो है वो चलती रहती है। दिस लेड्स टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। और इसकी वजह से पृथ्वी पर कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है, कोई भाग जमीन के नीचे दब जाता है, और इस तरह से इनके ऊपर उठने या नीचे दबने की वजह से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वैगनर का, वो यही है, जहाँ प्लेटों में मूवमेंट होता है और उसकी वजह से अर्थ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आंतरिक की जो गतिविधियाँ हैं वो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। द लैंडफॉर्म्स दस फॉर्म्ड कैन बी ग्रुप्ड डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप्स एज माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। ठीक है, तो ये जो आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से अर्थ पर जिन स्थल रूपों का निर्माण होता है उनको मुख्यतः तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है पर्वत, माउंटेन्स, दूसरा है प्लेट्यू, पठार, और तीसरा है प्लेन्स यानी मैदान। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों ही जो स्थलाकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार और मैदान, इनका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। पृथ्वी पर बाह्य गतिविधियों की वजह से कौन कौन सी गतिविधियां हैं और उनसे क्या क्या जो है वो निर्माण होता है, किस प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी पर जो बाह्य गतिविधियां हैं उसमें तीन गतिविधियां हैं, इरोजन, वेदरिंग और डिपोजिशन। ठीक है, अपरदन, अपक्षय और निक्षेप। ठीक है, अपरदन या इरोजन means is the geological process in which earthen materials are worn away and transported by natural forces such as wind or water। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर की वो प्राकृतिक क्रिया जिसके द्वारा जल और वायु जो है पृथ्वी के किसी भाग को उड़ाकर या बहाकर, मिट्टी के कुछ भाग को उड़ाकर बहाकर जो अपने साथ ले जाते हैं, तो उस ले जाने की प्रक्रिया, प्रोसेस को अपरदन कहा जाता है। ठीक है,
सीधा सा सिंपल सा है, जल या वायु के द्वारा अपक्षयित पदार्थों को या जो मिट्टी होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया जो है वही इरोजन या अपरदन कहलाती है। ठीक है, तो इससे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण होता है। दूसरा वेदरिंग अपक्षय, द ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन अर्थ सरफेस। चट्टानों का अपने ही स्थान पर प्राकृतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा टूट जाना, उसे वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं। जो सूर्य की गर्मी पड़ती है या रेगुलर बारिश होती रहती है, सर्दी गर्मी जो होती है, उसकी वजह से चट्टानें अपने ही स्थान पर पड़ी पड़ी जो है उसमें श्रिंकिंग की प्रोसेस होती है, कभी वो एक्सपांड होती है और इस वजह से धीरे धीरे वो कमज़ोर होकर टूट जाती है। और इस तरह के चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया जो है वो वेदरिंग या अपक्षय कहलाती है। ठीक है, तो ये भी विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण इससे होता है। तीसरा है डिपोजिशन, निक्षेप या जमाव, is the laying down of sediments carried by wind, flowing water, the sea or the ice। विभिन्न प्रकार की जल, वायु, बर्फ या फिर जो है समुद्री लहरों के द्वारा जो भी निक्षेप है, जो भी सेडिमेंट या अवसाद है, उनको किसी स्थान पर जमा कर दिया जाता है। तो उस जमा करने की प्रक्रिया को, उस जमाव को जो है वो डिपोजिशन या निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, तो जमाव से, उसके बह जाने से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने से या अपने स्थान पर टूट फूट हो जाने से, इन तीनों ही वजहों से पृथ्वी के ऊपर नदियां हैं, तटबंध है, बहुत सारे झरने हैं, बालू का स्तूप जो होते हैं, सैंड ड्यून्स जिसको हम कहते हैं, समुद्री गुफाएं और वो बहुत सारी जो समुद्र के अंदर आकृतियाँ बनती हैं, ये सारी आकृतियाँ जो है वो बाह्य प्रक्रियाओं के से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों ही प्रक्रियाओं का अध्ययन करके ये इजीली हम जो है समझ सकते हैं कि जो मेजर लैंडफॉर्म से बड़े बड़े जो शिलाकृतियाँ हैं वो आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा बनती है, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान आते हैं, और बाह्य जो प्रक्रियाएं होती है वो स्थल के ऊपर जो अन्य छोटी छोटी शिलाकृतियों का, जिसमें नदियां हैं, मैदान हैं या फिर जो है वितरिकाएँ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। ठीक है, इन सब का निर्माण जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखें तो ये जो आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही, मेनली इन सभी को जो है हम पर्वत या माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई जो है वो ही क्या कहलाती है, माउंटेन्स कहलाती है। तो सबसे पहले हम माउंटेन्स को स्टडी करते हैं। माउंटेन्स मीन्स एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माउंटेन। पृथ्वी की सतह की जो भी प्राकृतिक ऊंचाई होती है उसे ही पर्वत कहा जाता है। इट में हैव अ स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। और पर्वत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में इसका जो शिखर होता है, जो चोटी जिसको हम कहते हैं, वो जो है छोटा होता है या संकड़ा हो सकता है, लेकिन इसका आधार हमेशा जो है चौड़ा होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। पर्वत जो है अपने आसपास के एरिया से बहुत ऊंचे होते हैं। सम आर हायर इवन द क्लाउड्स, और कुछ तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट इज कूलर। जैसे जैसे हम पर्वतों पर ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर का मौसम जो है वो ठंडा होता जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। ठीक है, कुछ पर्वतों पर परमानेंट जो है बर्फ जमी रहती है, और परमानेंट जमी हुई इस बर्फ की नदियों या बड़े बड़े भागों को जो है वो ग्लेशियर्स या हिमानी कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। अब पर्वतों के ऊपर का जो क्लाइमेट है बहुत कठिन होता है, कठोर होता है, बहुत ठंड रहती है, वहाँ कृषि लायक ज़मीन नहीं होती, मतलब चढ़ाव उतार जो ढलान है वो बहुत अधिक रहता है। तो ह्यूमन के रहने के लिए वहाँ पर कंडीशंस जो है फेवरेबल नहीं होती, और इस वजह से पर्वतों में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। सिंस द स्लोप्स आर वेरी स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पर जो है ढाल जो है बहुत ज़्यादा रहता है, और उसकी वजह से यहाँ पर खेती के लिए ज़मीन भी उपलब्ध नहीं होती है, और इन्हीं कारणों से यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। माउंटेन्स की बात करें तो मैनी माउंटेन्स व्हेन अरेंज्ड इन ए लाइन इज नोन एज रेंज। जो बहुत सारे पर्वत एक सीक्वेंस में होते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ होते हैं, इस तरह के। ठीक है, तो इस तरह के पर्वतों की श्रृंखला को ही पर्वतमाला कहा जाता है। माउंटेन रेंज या पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला इसको कहते हैं। तो पर्वतों का एक क्रम जो है दैट इज कॉल्ड पर्वतमाला या श्रृंखला। Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers.
हमारे पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसे कि एशिया में हिमालय जो है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। आल्प्स जो यूरोप में है वो भी एक पर्वत श्रृंखला है। एंडीज जो साउथ अमेरिका में है वो भी एक पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत है। तो ये अलग अलग महाद्वीपों की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऐसी सभी महाद्वीपों में लगभग ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब विश्व में इन पर्वतों की स्थिति देखें तो सबसे पहले ये एशिया और यूरोप के बीच का जो पर्वत है उसका नाम यूराल है, जो यहाँ पर स्थित है। फिर ये देखिए, ये यूरोप में आल्प्स पर्वतमाला है। फिर ये जो भारत और चीन के बीच में जो दिखाई दे रही है वो हिमालयाज़ है। फिर कुनलुन जो है चाइना में है। पामीर की पठार या पामीर जो है अफगानिस्तान के आसपास है। तियान शेन और अल्ताई जो है ये चाइना में स्थित है। ठीक है, फिर अफ्रीका में एटलस पर्वतमाला है। ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में जो है वो है। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की एक पर्वत श्रृंखला है। एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो साउथ अमेरिका के पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक के भाग में फैली हुई है, ये एंडीज पर्वतमाला है। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में रॉकीज माउंटेन्स है, एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला है और कैस्केड रेंज है। तो ये विभिन्न महाद्वीपों में पर्वतों की या पर्वतमालाओं की स्थिति है। इनके नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कीजिएगा। अब बात करते हैं पर्वतों के प्रकारों की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। सेकंड वन ब्लॉक माउंटेन्स, ब्रंश पर्वत, ब्रंशोत पर्वत। और थर्ड है वोल्केनिक माउंटेन्स या ज्वालामुखी पर्वत। तो पर्वतों के 3 प्रकार हैं, फोल्ड, ब्लॉक एंड वोल्केनिक। वलित पर्वत, ब्रंश पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वतों की। ठीक है, वलित पर्वत जो है वो they are created where 2 or more of Earth's tectonic plates are pushed together। पृथ्वी का वो भाग जहां 2 प्लेटें आपस में टकराती है, उस भाग में जो है फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। दे हैव रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स, हैंस दे आर नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। और ये जो है इनके आसपास का धरातल जो है बहुत ही ऊंचा नीचा रहता है, इनकी जो चोटियां होती है बहुत ऊंची होती है, और ये जो है इसी वजह से नवीन वलित पर्वतमालाएं कहलाती है। ठीक है, हिमालय जो है हमारा वो इसी प्रकार का एक नवीन वलित पर्वत है जो 2 प्लेटों के टकराने के आपस के जो स्थान है उस वहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। आल्प्स भी इसी प्रकार की, जितनी भी ज़्यादातर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। वलित पर्वत जो है वो प्लेटों के टकराने की वजह से उनका निर्माण होता है। और पर्वत श्रृंखलाएं जहाँ पर भी देखने को मिलती है वो ज़्यादातर वलित पर्वतमालाएं, जिसमें हिमालय, आल्प्स हो गया, एंडीज हो गया, अरावली जो है हमारे राजस्थान में जो पाई जाती है, इस तरह की सभी तरह की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो वलित पर्वतों का उदाहरण है। दे आर फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इनका निर्माण होता है। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। राजस्थान में जो इंडिया की जो अरावली रेंज है वो विश्व की सबसे पुरानी जो है वलित पर्वतमालाओं में से एक है। द रेंज इज़ कंसिडरेबली वोर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ठीक है, अपर्दन की वजह से अब ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी पहाड़ियों की ऊंचाई बहुत कम रह गई है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर अपलीशियंस इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो अपलीशियंस है वो भी क्या है, बहुत पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, वलित पर्वतों में से एक है। द यूराल माउंटेन्स इन रशिया, राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। यूराल माउंटेन्स जो रशिया में है वो भी इसी प्रकार का वलित पर्वत है। अब देखिए ये इस तरह से इसमें वलन पड़ते हैं। वलन का मतलब जो है इस तरह से पहाड़ों में, ज़मीन में जो फोल्ड आ जाते हैं, जिस तरह से कपड़ों में फोल्ड आते हैं उसी तरह ज़मीन में जो फोल्ड आते हैं, और उससे इस प्रकार के ये जो है प्रेशर है दोनों तरफ से, एक तरफ से इधर से प्लेट जो है वो प्रेशर डालती है, दूसरी प्लेट इधर से प्रेशर डालती है, तो ज़मीन में जो है फोल्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से इन पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, इस तरह से इनका निर्माण होता है। ये सारे इसमें डिफरेंट टाइप के फोल्ड्स हैं जो यहाँ पर दिखाए गए। कुछ बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल राउंड में होते हैं। ठीक है, तो ये है विभिन्न टाइप के फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयाज, आल्प्स, एंडीज, यूराल, ये सारे सब जो है वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स या ब्रंश पर्वत किसे कहते हैं? दे आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द
upted parts are called host and the lower blocks are called graben. ठीक है, कभी कभी किसी जगह पर क्या होता है, अचानक से ज़मीन का कोई भाग जो है नीचे धंस जाता है या कभी कभी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, किसी भाग के नीचे धंसने या ऊपर उठने की वजह से जो पर्वत बनते हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन्स या ब्रंश पर्वत कहते हैं। अब इस तरह के जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे होस्ट या ब्रंश कहा जाता है, और जो नीचे वाला भाग जो होता है उसे ग्रेबन, जो नीचे चला जाता है उसे ग्रेबन कहा जाता है। तो ये जो भाग है, ये जो पर्वत बनता है, ये होता है कौन सा, ब्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। राइन वैली यूरोप में जो है इस प्रकार के कुछ पर्वत देखने को मिलते हैं। वोस्जेस माउंटेन यूरोप में है, वो भी इस प्रकार का है। जनरली जो अकेले पर्वत कहीं कहीं दिखाई देते हैं वो मेनली जो है ब्रंशोत पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स कहे जाते हैं। जो श्रृंखला के रूप में होते हैं वो वलित पर्वत होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, और जो अकेले दिखाई देते हैं, अकेले किसी जगह पर एक अकेला पर्वत होता है, आसपास में और कोई पर्वत नहीं होता है, ऐसे जनरली जो होते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स या ब्रंशोत पर्वत कहे जाते हैं। फिर बात करते हैं तीसरे प्रकार की, दैट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत नाम से स्पष्ट है, माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी आर कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स। ऐसे पर्वत जो ज्वालामुखी के फटने की वजह से जिनका निर्माण होता है उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। एग्जाम्पल, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, जो अफ्रीका का किलिमंजारो है वो इसी प्रकार का है, जो कि यहाँ ऊपर वाले चित्र में देख रहे हैं, माउंट किलिमंजारो का है जो अफ्रीका का ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा माउंट फ्यूजियामा, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जापान का फ्यूजियामा, ये वो पर्वत है। तो ये जो है ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद बने हैं, उसका लावा जो फैल जाता है, उस लावा के फैल जाने से इस तरह के इन पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये उसके एग्जाम्पल हैं। ये धीरे धीरे बाद में ठंडे हो जाते हैं और उन पर फिर जो है ऊंचाई अधिक होने की वजह से धीरे धीरे इन पर बर्फ़ भी जम जाती है, जैसा कि इन चित्रों में हम देख रहे हैं। तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पर्वतों के उपयोग की। पर्वत हमारे काम क्या आते हैं? दे आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। पर्वत जो है पानी का एक बड़ा संग्रह है, उन पर बर्फ़ के रूप में बहुत सारा पानी जमा रहता है, और इसकी वजह से मैनी ग्लेशियर्स आर द सोर्सेज ऑफ रिवर्स, और इन ग्लेशियर से, इन्हीं हिमानियों से बहुत सारी वर्ष भर बहने वाली नदियाँ निकलती रहती है, जो पृथ्वी के अलग अलग भागों तक पानी पहुँचाने का काम करती है। हमारे भारत में भी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जितनी भी सतलुज, रावी, व्यास, हिमालय की नदियाँ हैं वो सारी ग्लेशियर्स से के पानी से ही बनी हैं। ठीक है, दूसरा, रिजर्वियर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस फॉर द यूज ऑफ पीपल। इन पर्वतों के, बर्फ़ के या नदियों के पानी के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाए जा सकते हैं, और उस पानी का उपयोग जो है वो सिंचाई सहित, पीने के पानी सहित अनेक कार्यों में किया जा सकता है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। इस जो बर्फ़ का पानी या ग्लेशियर्स का पानी है, इसका उपयोग जो है बिजली बनाने और सिंचाई में भी किया जा सकता है। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। पर्वतों में बहुत अधिक प्रकार की विविध रूपी जो है फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और जानवर पाए जाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेजिन्स एक्सेट्रा। इन पर्वतों में पाए जाने वालों से बहुत सारे विभिन्न प्रकार की जो है ज़रूरत की चीज़ें हमें प्राप्त होती है, जिसमें ईंधन की लकड़ी होती है, जानवरों का चारा होता है, विभिन्न वन्य प्राणी जो होते हैं उनके लिए आश्रय का स्थान होते हैं। इसके अलावा गम, रेजिन्स जैसी चीज़ें भी यहाँ से मिलती है। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी वर्तमान में है कि ये जो जितने भी पर्वत जो है वहाँ पर बहुत सारे पर्वतीय जो घूमने वाले पर्यटक स्थल हैं उनका निर्माण हो सकता है, और वो टूरिस्ट का एक मेन अट्रैक्शन होता है। भारत में कश्मीर, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, ऐसे बहुत सारे जो प्लेसेस हैं वो इन्हीं पर्वतों में पाए जाते हैं, और ये जो है बहुत ही सुंदर स्थान होते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, स्की, और ये जो है ऐसे बड़े बड़े जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं वो इन पर्वतों में किए जा सकते हैं, और जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होते हैं, और किसी भी देश के लिए इनकम का एक सोर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से पर्वत जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरा स्थल रूप, जो कि है प्लेट्यू या पठार। ठीक है, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, पर्वत जो है वो त्रिकोण आकृति होती है, जबकि पठार जो है नीचे से, जमीन से ऊंचा उठा हुआ होता है, लेकिन ऊपर जाकर एक प्लेन भाग बन जाता है। तो ऐसी आकृति को जो है पठार कहा जाता है, जो ज़मीन के सामान्य भाग से ऊंचा होता है और ऊपर जाकर फ्लैट हो जाता है। अ प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड।
ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ एक जो है मेज की तरह सपाट भूमि होती है, उसको पठार कहा जाता है। इट इज़ ए फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, आसपास के क्षेत्र से ये ऊंचा होता है। इट्स हाइट वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर। पठारों की ऊंचाई जो है कुछ मीटर से लेकर हजारों मीटर तक हो सकती है। प्लेट्यूज में बी यंग और ओल्ड, पठार कुछ नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। भारत का जो दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार जिसको कहा जाता है, ये विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है। ठीक है, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ये सारे जो है ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिम का पठार है, पूर्वी अफ्रीका का पठार है, ये सारे विश्व के सबसे पुराने पठारों में से है। जबकि द तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 4 से लेकर 6000 मीटर तक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो ये आपको याद रखना है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली भी भारत में है, और विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक दक्कन का पठार भी भारत में स्थित है। ठीक है, और पठारों से रिलेटेड जो है कि ये पठार हमारे काम क्या आते हैं, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ द प्लेट्यूज। दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। ठीक है, इनमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। जितने भी पठार हैं वो खनिजों के भंडार हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार जो है वो खनिजों के मामले में बहुत धनी है। इसी तरह से जैसे कि अफ्रीका में जो अफ्रीका का पठार है वो गोल्ड एंड डायमंड, सोने और हीरों के भंडार के रूप में वहाँ पर पाए जाते हैं। इन इंडिया छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन आयरन, कोल एंड मैंगनीज। हमारे छोटा नागपुर में लोहा, कोयला और मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ वाटरफॉल्स। जो पठार होते हैं उनमें बहुत सारे झरने, वाटरफॉल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखें तो हुंड्रू फॉल छोटा नागपुर में है। जोग फॉल जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा फॉल है वो कर्नाटका में है। विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो वेनेजुएला देश में सेंट एंजिल जो है वो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल, अमेरिका का नियाग्रा वाटरफॉल है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल जो है इन पठारों में ही पाए जाते हैं। लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। ये जो पठार होते हैं उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, विच आर फर्टाइल एंड हेंस गुड फॉर कल्टिवेशन। ठीक है, वो बहुत उपजाऊ होती है काली मिट्टी, और ये एग्रीकल्चर के लिए, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। प्लेट्यूज आर सीनिक स्पॉट्स, ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। फिर प्लेट्यूज जो होते हैं उनमें भी बहुत सारे सुंदर दर्शनीय स्थान होते हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो इनमें भी पाए जाते हैं, और इन सब वजहों से इनमें भी फॉरेस्ट कहीं कहीं मिलते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे जो है पठारों के उपयोग हैं। फिर आते हैं लास्ट, तीसरा स्थल रूप जो है प्लेन या मैदान। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। ठीक है, किसी भी स्थान पर बहुत दूर दूर तक फैला हुआ समतल भूमि का भाग जो है उसे मैदान कहा जाता है। दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर अबोव सी लेवल। ठीक है, मैदान जो है समुद्र की सतह से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल एंड सम आर अनड्यूलेटिंग और रोलिंग। बहुत सारे प्लेन्स जो है बिल्कुल फ्लैट सपाट सतह होती है, और बहुत सारे कुछ ऊपर नीचे थोड़ा हल्का बहुत जो है उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जितने भी ज़्यादातर जो प्लेन हैं, मैदान है, उनका निर्माण नदियों द्वारा किया गया है या उनकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। तो प्लेन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, रिवर्स कैरी विद इन देम द इरोडेड मेटेरियल। अब नदियाँ कैसे मैदानों का निर्माण करती है, तो नदियाँ अपने साथ जो अपरदित पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन रास्तों से वो बहकर आती है वहाँ से बहुत सारे कंकड़ पत्थर, मिट्टी को, अवसाद को वो अपने साथ बहाकर लाती है, और फिर जब नदियों में बाढ़ आती है तो वो उस अपरदित पदार्थ के, उस सिल्ट को, उस अवसाद को आसपास की जो ज़मीन होती है वहाँ पर बिछा देती है। बाढ़ के समय ये सब वहाँ बिछ जाता है, और ये जो स्टोन, सैंड और सिल्ट होता है वो ही जमकर जो है इन मैदानों का निर्माण करता है। अब ऐसे मैदानों में बात करें तो भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो ऐसे ही नदियों द्वारा बना है। ऐसे ही चाइना में यांगटी रिवर का जो मैदान है वो भी ऐसे ही नदियों द्वारा बना है। ये बड़े बड़े विश्व के मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान विश्व का सबसे बड़ा, उपजाऊ और सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, प्लेन हमारे क्या काम आते हैं? यूजफुलनेस ऑफ द प्लेन, जनरली दे आर वेरी फर्टाइल एंड हाईली प्रोडक्टिव। प्लेन्स जो हैं बहुत उपजाऊ होते हैं
और उसमें बहुत अधिक अन्न उत्पादन किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ईजी, वहाँ पर यातायात के साधनों का निर्माण करना, रेलवे का, रोड का निर्माण करना बहुत ईजी होता है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स भी ईजिली बनाए जा सकते हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन्स हैबिटेशन, और इन्हीं कारणों की वजह से मानव के निवास के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। बेस्ट फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पर मकान बनाना, खेती करना भी आसान होता है, और इन्हीं कारणों की वजह से विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो है मैदानों में निवास करती है। ठीक है, इसी वजह से मैदान जो है घने बसे हुए क्षेत्र होते हैं। दे आर द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसी वजह से मैदान जो है उनमें बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो फर्टाइल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स का निर्माण करना बहुत ईजी होता है, वहाँ पर जो है मकान बनाना और खेती करना आसान होता है, और इस वजह से मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ हम मैप में देख सकते हैं भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं झेलम या सिंधु नदी के वहाँ से ये प्रारंभ होता है। ठीक है, और ये पूरा उत्तरी भारत जो है इसके अंदर आता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान का भाग है। इधर ब्रह्मपुत्र में आसाम और बंगाल का जो बिहार का क्षेत्र है, ये पूरा इस गंगा ब्रह्मपुत्र का और सिंधु नदी का मैदान इसे जनरली कहा जाता है, और ये विश्व का सबसे प्रमुख मैदान है। इसमें बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं, जिसमें इंडस, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास जो है वो देख सकते हैं, फिर गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, चंबल, बेतवा, सोन रिवर जो है, और इधर से ब्रह्मपुत्र हैं, ये सब इस गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, फिर ये जितने भी स्थल रूप होते हैं उनका मनुष्य के ऊपर, मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है? लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। Humans have been living in different kinds of landforms in different ways. मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स में अलग अलग तरीक़ों से अपना जीवन निर्वाह करता है। जहाँ की स्थलाकृति अलग प्रकार की, वहाँ मनुष्य की जीवन जीने का तरीका भी वहाँ पर बदल जाता है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरियाज, माउंटेन एरिया में रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ बहुत मुश्किल परिस्थितियों में इंसान रहता है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, मैदानों में जो है जीवन थोड़ा आसान रहता है। फॉर लिविंग ईजियर टू बिल्ड हाउसेज, रोड्स एंड एग्रीकल्चर, तो इस वजह से मैदानों में जो है बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। वी आर नॉट ऑलवेज केयरफुल इन यूजिंग लैंड विच इज़ वेरी प्रीशियस रिसोर्स। मनुष्य जो है वो इस लैंड का जो है बहुत सी बार सही उपयोग नहीं कर रहा है, या ज़्यादातर जो है इसका दुरुपयोग करता है, और इसकी वजह से क्या है, जो रिसोर्सेज हैं, जो बहुत उपयोगी रिसोर्सेज हैं, वो हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग हाउस एंड फर्टाइल लैंड्स, वो रिसोर्सेज पर, जो उपजाऊ ज़मीन पर वो मकान बना देते हैं। थ्रोइंग गार्बेज इन लैंड एंड वाटर, ठीक है, जो कचरा या गंदगी होती है उसको ज़मीन या पानी में फेंक दिया जाता है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू कंज्यूम, और इसकी वजह से प्रदूषण हो जाता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस अर्थ को प्रिजर्व करें, इसके रिसोर्सेज का तभी मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज़ हम कर पाएंगे जब हमारी ये रिसोर्सेज जो हैं वो उनकी प्रॉपर नेचुरल फॉर्म में रहेंगे। अगर हम उनको पोल्यूट कर देंगे तो फिर हम उनका यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ अवर ड्यूटी, ठीक है, हमें उनको बचाना है, इन रिसोर्सेज को बचाना है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जनरेशन्स के लिए इस अर्थ को वैसा ही छोड़ कर जाएँ जैसा कि पूर्वजों से हमें ये मिली है। ठीक है, ताकि आगे भी ह्यूमन लाइफ इस पर सर्वाइव कर सके। तो इसको हमें बचाना है। इसके जितने भी स्थल रूपे पर्वत पठार मैदान हैं, इनको हमें बचाना है। ठीक है, तो ये बचे रहेंगे तो मनुष्य का जीवन भी यहाँ पर बचा रहेगा। इसी के साथ ये जो क्लास 6 का चैप्टर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ जो है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगले वीडियो में हम अगले ही ऐसे किसी चैप्टर के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।